हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। आज का वीडियो हमारा है जिसमें हमें पढ़ना है इंफॉर्मेशन थ्रू आपका क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स। तो आपको मैं एक बार थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि हमको डेटा कैसे कैसे कलेक्ट करना है और कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है। कहाँ से कलेक्ट करना है वो हमने सोर्सेज पढ़ लिया, यानी कि प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। अब दोनों ही सोर्सेज से कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करने के 4 मेथड्स हैं, सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट करने के लिए भी आपके पास अलग मेथड्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सोर्स से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला था आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा था आपका इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और चौथा जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स और स्केड्यूल्स। तो 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है तो जल्दी से आई बटन पर क्लिक करके देख लो। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चनायर और स्केड्यूल के थ्रू में कैसे कलेक्ट करना है। उसमें भी आपके 2 मेथड्स हैं। क्या है आपके, एक तो मेलिंग मेथड और एक है आपके पास एन्यूमरेटर्स मेथड। ये तो दोनों ही हम पढ़ने हैं इस वाले वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चनायर और स्केड्यूल की। तो क्वेश्चनायर और स्केड्यूल होता क्या है। क्वेश्चनायर और स्केड्यूल दोनों में ही क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब फ़र्क क्या है दोनों में ही। फिर क्वेश्चनायर क्या होता है, जब हम मान लो मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे आप लोगों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने आपको क्वेश्चनायर भेज दिया, आप मुझे उसको फिल करके वापस भेज दोगे। तो मैंने क्या किया, खुद से फिल नहीं किया, आप लोगों को खुद ही क्वेश्चंस दे दिए कि मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, मुझे फिल करके दो, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो कहलाता है क्वेश्चनायर। और स्केड्यूल क्या होता है, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, पर अगर मैं आपके पास एक एक करके आऊँ, आपसे पूछूँ क्वेश्चन और खुद फिल करूँ, वही बन जाएगा हमारा स्केड्यूल। तो क्वेश्चनर स्केड्यूल दोनों में ही कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। द बेसिक एंड द ओनली डिफरेंस इज कि क्वेश्चनायर में जो इन्फॉर्मेंट होता है, यानी कि आप लोग खुद इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, बल्कि जबकि स्केड्यूल में क्या होता है, मैं जो मतलब आपकी इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं खुद फिल करूँगी, ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन। तो वो हो जाएगा स्केड्यूल सिंपली। अब इसके देखो 2 मेथड्स होते हैं, एक है मेलिंग मेथड और एक है आपका एन्यूमरेटर्स मेथड, राइट। मेलिंग मेथड क्या है। मेलिंग मेथड देखो नाम से समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ मेल करना है, ठीक है। मेल करते हैं ना अपन लोग, हमको मेल करनी है चीज़ें। क्या मेल करेंगे, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, आप लोग इन्फॉर्मेंट हो, मुझे आप लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मेल कर दूँगी, आप मुझे फिल करके अपना इन्फॉर्मेशन उसको वापस से रिप्लाई बैक कर दोगे। यही सिंपली होता है मेलिंग मेथड। जैसे कि बेसिक एग्जांपल इसका, टीचर्स आजकल क्या करते हैं, गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हैं। अगर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मान लो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिया, नाम, पता, एज, आपका बर्थ डेट, और साथ ही साथ आपका फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स मंथली या फिर क्या कहते हैं उसको, ईयरली, मतलब एनुअल सैलरी, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, कौन सी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो ऐसे कर करके उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए, सबको मेल कर दिया, एक बार में इकट्ठे 100 लोगों को मेल कर दिया। कोई टेंशन नहीं है, सबके पास एक एक करके जाना नहीं है, 100 लोगों को इकट्ठा मेल कर दिया। 100 लोग अपना अपना इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, आपको वापस मतलब मुझे वापस भेज देंगे। इससे क्या होगा, एक तो ये पॉइंट ये है कि सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, एक बच्चे का इन्फॉर्मेशन दूसरे को नहीं पता चलेगा ऑब्वियसली, और एक बार में मैं लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का या फिर लोगों का इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ। तो जो मेलिंग मेथड होता है उसमें क्या होता है, क्वेश्चनायर हम मेल कर देते हैं इन्फॉर्मेंट्स को, वो फिल करते हैं, हमको वापस से भेज देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक अटैच्ड लेटर भी भेजूंगी, साथ में एक लेटर और भेजूंगी आप लोगों को, जिसमें कि उसमें लिखा होगा कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ उसका पर्पस क्या है, मतलब मैं उस इन्फॉर्मेशन को किस चीज़ में यूज़ करूँगी। तो आप मुझे उसी के तरह मतलब अकॉर्डिंगली आप मुझे रिप्लाई करोगे। अगर मुझे कोई क्वेश्चन है, लिखना है आपको, मतलब पूरा रिप्लाई करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई करो, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखो, क्योंकि आपको पता है कि हमको इन्वेस्टिगेटर को इस पर्पस से ये आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं पर्पस भी मेंशन करके दूंगी आपको, ओके। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी, मैंने बताया आप लोगों की आपस में, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं बताना है कि वो कितने साल का है, तो नहीं पता चलेगा, ओके। अब बात आती है सूटेबिलिटी की। सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ पर ये सूटेबल है। एक तो सबसे पहला पॉइंट, जहाँ पर वाइड एरिया की स्टडी करनी हो आपको, एक बार में मैंने क्या कहा, 100 लोगों को इन्फॉर्मेशन मतलब क्वेश्चनायर भेज दिया, मेल कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, वाइड एरिया की स्टडी एक बार में हो गई। दूसरी चीज़ कहाँ पर सूटेबल है कि जो आपकी जनता है,
जो जो आपके इन्फॉर्मेंट्स हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए। एजुकेटेड होंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि भाई मेल होता क्या है, मेल को कैसे खोलना है, कैसे गूगल फॉर्म्स फिल करना है या कोई भी आपका क्वेश्चन आया उसे फिल करना है, फिर उसको रिप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आनी चाहिए, इतना टेक फ्रेंडली होने चाहिए। तो एजुकेटेड होने चाहिए और वाइड एरिया की स्टडी हो, तब ये बहुत सूटेबल है। अब मेरिट्स आते हैं इसके। मेरिट्स में क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब बहुत चीप और सस्ता पड़ता है। तुरंत इसमें ज़्यादा ना टाइम जा रहा है मेरा, और ना ही मेरे कुछ एफर्ट्स जा रहे हैं, ना मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। फटाफट से बस एक क्वेश्चन आयर बना करके आपको मेल ही तो करना है, और एक बार मैं 100 लोगों को, 1000 या फिर कितने भी लोगों को कर दूँगी मैं। ऐसा नहीं, कोई लिमिट भी ऐसी नहीं है, या फिर मुझे बहुत सारी लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक बार में कर सकती हूँ ईजिली। ओके, ओरिजिनल क्यों है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट आप लोगों से, जिस यानी कि जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेंट्स के बारे में, उनसे ही डायरेक्ट मुझे वो मिल रहा है सारा इन्फॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली डेटा सारा ओरिजिनल मुझे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है वाइड कवरेज। ये हमने पढ़ ही लिया कि वाइड कवरेज करता है, यानी कि वाइड एरिया को स्टडी करता है। फिर आता है इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या आ जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब लैक ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि मान लो मैंने आप लोगों को भेजा ये क्वेश्चन आया, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो थोड़े डिसइंटरेस्टेड होते हैं इन सब कामों में। अरे टीचर ने भेजा है रेटिंग वेटिंग देने को अपना, जैसे होता था जब हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलती थी अभी 2 साल पहले कोविड के टाइम पे, तो टीचर्स हमको रेटिंग भी भेजते थे कि आप रेट करना इस क्लास को। तो हम बड़े डिसइंटरेस्टेड होते हैं, यार क्या करेंगे, कुछ उल्टा सीधा कर दिया या फिर नहीं भी किया। तो अगर वो सामने वाला बंदा इन्फॉर्मेंट डिसइंटरेस्टेड है तो वो आपको नहीं फिल करके भेजेगा कोई, अगर या फिर वो क्वेश्चन ही नहीं, मान लो वो अटेम्प्ट करना चाहता कि नहीं मैं इसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है। तो आपने तो मेल किया है, तो इससे क्या होगा, आपका स्टडी अधूरा रह जाएगा या फिर सफ़र करेगा। फिर आता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। वही अगेन चीज़, अगर आपको मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सामने वाले बंदे को समझ नहीं आया, मेल में मैं पढ़ रही हूँ, मैंने मेल खोला, इन्फॉर्मेंट हूँ मैं, मेरे को समझ ही नहीं आया कि भाई इसका क्या आंसर करूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पूछ लूँ, उस इन्वेस्टिगेटर से ही डायरेक्ट पूछ लूँ, या फिर वो इन्वेस्टिगेटर कुछ ही और तरीके से पूछ करके वो क्वेश्चन का आंसर निकलवा ले, क्योंकि सामने सामने पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ, तो इसीलिए इससे भी आपका स्टडी सफ़र होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड यूज़। लिमिटेड यूज़ किस बात में है, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा कि एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स होने चाहिए, उन्हें आना चाहिए ये सारी चीज़ें, मेलिंग वेलिंग एंड ऑल। तो ऑब्वियसली जो इलिटरेट लोग हैं फिर अनएजुकेटेड हैं, उनके साथ तो ये यूज़ ही नहीं किया जाता, तो ये इसका एक लिमिटेड यूज़ है। फिर आता है लेस एक्यूरेसी। लेस एक्यूरेसी क्यों होगी, अगर अगेन वही चीज़, अगर मान लो मैं कोई चीज़ डेटा अपना गलत बताना चाहती हूँ, मान लो मैं अपनी रियल एज नहीं बताना चाहती हूँ टीचर को कि मैं इतने साल की हूँ, तो लेस एक्यूरेट डेटा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट है बायस्ड। ऑब्वियसली मैं बायस हो सकती हूँ किसी भी चीज़ में, जैसे मुझे रेटिंग देनी है, ठीक है, वही मैंने अगेन जो एग्जांपल बताया कि रेटिंग वाला आपके पास पॉपअप आया, ठीक है, क्लास के बाद, तो अब क्या हुआ, सबने अच्छी अच्छी रेटिंग दे दी। मान लो मेरी उस टीचर से कोई पर्सनल दुश्मनी है, तो मैं उसको बेकार रेटिंग दे सकती हूँ, 1 स्टार दे सकती हूँ, तो ये मैं इस केस में बायस हो गई हूँ। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स हैं। सूटेबल कहाँ पर है, जहाँ पर वाइड एरिया की स्टडी करनी हो और आपका एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स हो, और ये सारे इसके मेरिट्स हैं, और बहुत ही सिंपल आपका मेथड है। दूसरा आता है आपका एन्यूमरेटर्स मेथड। अब मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन आयर और स्केड्यूल में डिफरेंस बता दिया, तो ये वाला जो मेथड है ये है क्वेश्चन आयर्स के लिए, मेलिंग मेथड, और ये जो एन्यूमरेटर्स मेथड है ये है आपका स्केड्यूल्स के लिए। ओके, समझ आया। तो जो आपका एन्यूमरेटर्स मेथड है, अब एन्यूमरेटर क्या होते हैं, देखो मैं अगर इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे चाहिए कि क्या करें, मैं क्या करूँ कि मुझे ना सबसे मतलब सामने सामने इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, मुझे सबसे सामने सामने पर्सनल कांटेक्ट के साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे नहीं कि मेल कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये एन्यूमरेटर्स मेथड यूज़ करूँगी। यानी कि इसमें क्या होगा, जो एन्यूमरेटर है वो खुद जाएगा इन्फॉर्मेंट के पास, यानी कि जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके पास खुद जाएगा और खुद से फिल करेगा क्वेश्चन आयर। वो उनको बताएगा कि ये हमारा पर्पस ऑफ स्टडी है। यहाँ पर तो अटैच कर दिया था लेटर जिसमें पर्पस ऑफ स्टडी था, क्योंकि हम मेल कर रहे थे, वहाँ पे वो खुद बताएगा कि हम इस वजह से स्टडी कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दो। पॉइंट आता है अभी एन्यूमरेटर कौन है। एन्यूमरेटर सिंपली कोई नहीं, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, कुछ स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड लोगों को हायर करूँगी जो कि ऐसी तरह की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। वो मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो मेरी जगह सबसे पूछ कर अपने मेरा जो भी क्वेश्चंस है, मेरे जो भी मतलब आपका
स्केड्यूल है वो फिल करवाएंगे। और कौन करता है फिल? वो एन्यूमरेटर्स खुद करेंगे। स्केड्यूल और क्वेश्चन आंसर में मैंने डिफरेंस बताया था ना, तो स्केड्यूल्स खुद फिल करेंगे वो एन्यूमरेटर्स। ओके, तो एन्यूमरेटर्स क्या होते हैं? स्किल्ड और आपके क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, टीम है जो कि इन्वेस्टिगेटर की जगह खुद जा कर के इन्फॉर्मेंट से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा के लाती है और खुद से वो भरते हैं सामने सामने कॉन्टैक्ट के साथ। ओके, अब बात आती है सूटेबल कहाँ है। एक तो वही कि जब आपका लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मतलब आपको थोड़ी हाई लेवल की स्टडी करनी हो, उस केस में आपका ये वाला मेथड सूटेबल है। दूसरा, स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए। अगर मतलब इन्वेस्टिगेटर्स मतलब एन्यूमरेटर्स, जो आपके एन्यूमरेटर्स है, जो आपने बंदे भेजे अपने, वो इतने स्किल्ड नहीं है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, उनको नहीं आता कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों से क्वेश्चंस करवाने हैं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? आपका ही नुकसान होगा। तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि वो वेल वर्स्ड होने चाहिए। वेल वर्स्ड मतलब जिन लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्मेंट से, तो उनकी आपको लोकल लैंग्वेज, उनकी कल्चरल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको उनकी लोकल लैंग्वेज नहीं आती, आपको भेजते हैं कहीं केरला, तमिलनाडु, ऐसी जगह पर सदर्न स्टेट्स में, आपको वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती, तो क्या पूछ पाओगे आप? कुछ नहीं पता आपको। तो इसीलिए वो वेल वर्स्ड होने चाहिए उस इन्फॉर्मेंट्स की लोकल लैंग्वेज में। और जो एन्यूमरेटर्स होते हैं, इनको क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड, मतलब ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्किल्ड होते हैं काफ़ी, और इनको ट्रेनिंग दी जाती है ये सब की, कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे उनसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाने हैं, आपको हैंड टू हैंड आंसर्स लिखने हैं, जल्दी जल्दी वो जो भी बोलते जाए सारा डेटा लेना है, रेलिवेंट जो भी है, तो उन पर बहुत सारा खर्चा भी किया जाता है उनकी ट्रेनिंग पर। अब बात आती है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स क्या है? वाइड कवरेज, जस्ट अभी हमने बड़ा कि लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कवर करता है, ये भी करता है। एक्यूरेसी होती है। क्यों एक्यूरेसी होती है? देखो, ये लेस एक्यूरेट था, इसमें फ़ायदा है, इसमें मेरिट है, इसमें डीमेरिट था। यहाँ पे एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि हम पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं, सामने सामने मैं उससे पूछ सकती हूँ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। फिर है पर्सनल कांटेक्ट, ऑफ कोर्स ये इसका फ़ायदा है। और क्या है? इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो एन्यूमरेटर है उसका उस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसका है? उस इन्वेस्टिगेटर का, जो उनका हेड है। तो एन्यूमरेटर को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, वो क्यों किसी डेटा से छेड़छाड़ करेगा? उसका तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी नौकरी कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेंट से लेके इन्वेस्टिगेटर को देनी है, तो वो इम्पार्शियल नहीं होता। फिर आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यहाँ पर होती है, बाई चांस मेलिंग मेथड में आप एक आधा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है, मन नहीं है, और या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, मुझे इसका आंसर नहीं देना, पर आपका ये जो एन्यूमरेटर मेथड है वहाँ पर सामने सामने आपके बंदा आ रहा है, तो कंप्लीटनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर अपने डेटा मतलब उससे अचीव ले सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं इसके डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि मैंने बताया एन्यूमरेटर्स को हायर करो, उनकी ट्रेनिंग पर खर्चा करो, फिर वो जगह जगह जाएंगे, टाइम, एफर्ट्स, कॉस्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, तो इसीलिए एक्सपेंसिव है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो कि यूजुअली नहीं होती है। इतने ज़्यादा स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड एन्यूमरेटर्स नहीं मिलते हैं, तो ये इसका एक डीमेरिट है। फिर आता है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग तो है, यहाँ पे मैंने एक बार में 500 लोगों को मेल कर दिया, 1 सेकंड में, टाइम ही नहीं लगा। पर यहाँ पर 500 लोगों से मुझे पूछना है तो भाई साहब 500 दिन लग जाएंगे, शायद 500 तो नहीं, 250 दिन तो लग ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, फिर है नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट फर्म्स जो होती हैं वो इतना खर्चा करना पसंद नहीं करती, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उनके लिए इतना ज़्यादा ये सूटेबल नहीं है। फिर आता है पार्शियल। पार्शियल क्या है? यहाँ पर जो आपका जो ये एन्यूमरेटर है, एन्यूमरेटर बाय चांस अगर थोड़ा सा बायस हो जाता है, अगर वो मतलब आप कह लो नहीं खुद से पता कर पाता कि ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी पार्शियल इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये सारे क्या है? इसके डीमेरिट्स हैं। हमने मेलिंग मेथड पढ़ लिया, हमने एन्यूमरेटर्स मेथड पढ़ लिया। मेलिंग मेथड इज़ रिलेटेड टू योर क्वेश्चन आयर्स, और आपका जो एन्यूमरेटर मेथड है इट इज़ रिलेटेड टू योर स्केड्यूल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने क्वेश्चन आयर और स्केड्यूल दोनों के ही बारे में पढ़ लिया है। अब हमको दोनों की क्वालिटीज़ भी पता होनी चाहिए कि कैसे एक अच्छा क्वेश्चन आयर हमने फ्रेम करना है, ठीक है। उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? देखो, सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होने चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कि इंसान देख करके बोर हो जाए, वो कहे कि भाई मैं हाथ पैर खड़े कर देगी, मेरे से नहीं हो रहा,
ठीक है। तो कुछ ही क्वेश्चंस होने चाहिए, जो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस रखो, इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं रखने चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी। फिर है सिंप्लिसिटी, जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल और ल्यूसिड होने चाहिए, क्लियर लैंग्वेज में होने चाहिए, देख के ही समझ आ जाए, ये नहीं कि वो माथापच्ची करने लगे कि अरे इसका मतलब क्या है, वो ये करे वो करे। सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए, सिंपली। प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का, ये नहीं कि आप पहले पूछ रहे हो कि आपकी फ़ेवरेट मूवी क्या है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू वॉच मूवीज़। तो भाई प्रॉपर ऑर्डर तो होना चाहिए ना, एक अच्छे से एक प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए सारे ही क्वेश्चंस। फिर आता है नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पूछना चाहिए अपने को सामने वाले से कि जिससे वो थोड़ा सा ऑफेंड हो जाए या फिर वो उसका आंसर देना ना पसंद करे। तो सही क्वेश्चंस पूछने चाहिए, सिंपल, जो वो देने में इंटरेस्ट शो कर रहा हो, ठीक है। फिर है नॉन कंट्रोवर्शियल, कुछ टॉपिक्स हमारे देखो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिन पर लोग क्या कर सकते हैं, फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन या फिर पार्शियल होकर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि आप कह लो ये कास्ट वगैरह के और पॉलिटिक्स के ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, इनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे हैं, इन पर लोग इजीली हाल ही भड़क ही जाते हैं या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे जिससे कि आपकी ही स्टडी सफ़र करेगी। तो आपको क्वेश्चन बढ़िया बनाने हैं, कुल मिलाकर को कैलकुलेशंस नहीं रखनी है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं रखने कि जिसमें कैलकुलेशन हो। तो क्वेश्चनायर अगर आप भेज रहे हो, मेलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है कैलकुलेशन। और बाय द वे अगर आप रख रहे हो तो आप एन्यूमरेटर्स मेथड यूज़ करो, जहाँ पे आप खुद जा करके पूछोगे, जिससे कि आप ही सॉल्व करो, जो भी अगर सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, इन्फॉर्मेंट कुछ नहीं करेगा, उससे नहीं करवाना है, ओके। फिर आता है प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे सिंपली किसे कहते हैं, जब हम कोई भी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, उसकी ना पहले आप कह लो एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, उसी की जैसे एक चीज़ करके देख लें। जैसे मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट क्यों होते हैं, हम जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं वो क्यों होते हैं, जिससे हमें पता चल जाए, सीबीएसई मॉडल पेपर्स निकालती है, वो क्यों है, क्योंकि पता चल जाए स्टूडेंट को कि अच्छा इस तरीके का, इस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, इतने आते हैं, इतने नंबर के आते हैं, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, डिस्क्रिप्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो कुल मिलाकर के पता चल जाए, स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए। तो इसी तरह जो भी कोई टेस्टिंग कर रहा होता है, कुछ सर्वे कर रहा है, कुछ आप कह लो स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या करता है, पहले पायलट सर्वे कर लेता है, जिससे कि पता चल जाए कि मेरे क्वेश्चन आयर में, स्केड्यूल में क्या कमी है। तो अगर वो पहले पायलट सर्वे करेगा तो उसे पता चल जाएगा लोगों के थ्रू। अगर मान लो किसी ने को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो क्वेश्चन हटा सकता है पहले ही, मतलब एक्चुअल में यूज़ करने से पहले। अगर किसी को कोई क्वेश्चन ऑफेंडेड लगा तो वो उसको रिमूव कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है, मतलब कह लो ट्रायल कर रहा है, ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस गिवन होने चाहिए कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फिल करने हैं, आपको वापस से ये करना है, वो करना है। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जिससे लोगों को पता हो कि एक्चुअली हमें करना क्या है। फिर आता है क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। मतलब अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है तो आप वापस से क्रॉस वेरीफाई कर लो। और आज लास्ट में आता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। अगर आप ये मेलिंग मेथड है, मेलिंग मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप लास्ट में क्वेश्चनायर आपने अटैच किया, साथ में हम एक लेटर अटैच करते हैं जिसमें हम पर्पस ऑफ इंक्वायरी लिखते हैं, साथ ही में आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्ट करोगे उसको कि आपको ये प्रॉपर क्वेश्चनायर फिल करके आपको हमें रिटर्न करना है, हम इस पर्पस से इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है अपने क्वेश्चनायर में या स्केड्यूल में, ओके। तो दोनों की क्वालिटीज़ हमें समझ आ गई। अब एक आता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, दोनों में ही किस किस तरह के क्वेश्चंस हम रख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस रखने, हमको कोई स्कूल में तो हमें करवाना नहीं है, उनकी कॉपीज़ चेक होंगी नहीं कि हम 10-10 पन्ने के आंसर्स लिखवाएं। तो किस किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, एक तो सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ या ना, येस या नो, जैसे कि डू यू हैव कार, येस या नो, तो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। अगर आप कहो कि डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़, येस या नो, तो ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो गए, हाँ या ना, अच्छा बुरा, सही गलत, इस तरीके से जवाब देना होगा, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें बहुत वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे कि हाउ मेनी व्हीकल्स डू यू हैव, 2 3 4 5, या फिर व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल डू यू यूजुअली प्रेफर टू गो टू द ऑफिस फ्रॉम योर होम। तो आप लिख दोगे क्या कहते हैं, पब्लिक व्हीकल, आपका खुद का कार, बाइक, कैसे कर करके वो टिक लगा देगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए।
फिर आते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। कुछ होते हैं कि जो आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आपको बर्थ डेट पूछना है तो उसमें आप ऑप्शंस तो नहीं दोगे ना, कितने ऑप्शंस दोगे, तो ये आपका स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और ओपन क्वेश्चंस मतलब ऐसे नहीं है, ओपन क्वेश्चंस मतलब जिसमें आप अपने जो इन्फॉर्मेंट है अपनी सारी ही जो भी उसके थॉट्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर सके। पर ऐसा नहीं कि पूरा पन्ना छाप दे, सिंपली आपको कुछ ही लाइंस में आंसर करवाना है उससे। जैसे कि आपको क्या लगता है कि अभी जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2000 के नोट्स को बैन करने वाली है, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन दोबारा से करी, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है गवर्नमेंट का स्टेप, तो आप वो 2-4 लाइनों में आंसर दे देगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने इंक्लूड करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब बात आती है क्वेश्चन और स्केड्यूल्स में ना, देखो एरर्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। एरर्स कैसे हो सकते हैं, ये रीजंस हैं जिनकी वजह से एरर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप, ये यूजुअली देखने को मिल सकता है किसमें, मेलिंग मेथड में, क्योंकि वहाँ तो कम्युनिकेशन ही नहीं है दोनों के बीच में। और एक बार को एन्यूमरेटर्स मेथड में भी देखने को मिल सकता है बाई चांस, पर मेलिंग मेथड में इसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो एरर्स होने के चांसेस हैं उसमें, आपके स्टडी में, क्वेश्चनर में, स्केड्यूल में। फिर होता है मिस कैलकुलेशन, अगर आप गलत कैलकुलेशन कर देते हो, चाहे वो एन्यूमरेटर ही कर रहा है पर वो गलत कैलकुलेशन कर देता है, तो चांसेस हैं एरर्स के। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, अगर गलत जवाब देंगे तो ऑब्वियसली एरर क्रिएट होगा ही। और लैक ऑफ रिस्पॉन्सेज, अगर आंसर ही नहीं दिया तो भी एरर आएगा। मतलब कुल मिला के ये सारे ही रीजन हैं जिनकी वजह से हमारी स्टडी सफ़र होगी। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, लैक ऑफ रिस्पॉन्सेज, मिस कैलकुलेशन, कम्युनिकेशन गैप, तो ये सारी ही चीज़ें हमें अवॉइड करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारी स्टडी अच्छी हो और हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले, जो हमारा पर्पस है इंक्वायरी का वो फुलफ़िल हो जाए। आपको अभी स्क्रीन पर एक नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन आयर का एक फॉर्मेट है जो कि मैंने मतलब आपके सामने डाल दिया है। आप इसे देख सकते हो। इसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस रखने होते हैं, ये इस पैटर्न पर रखने हैं, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, ज़्यादा कैलकुलेशंस के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, ऑफेंडेड क्वेश्चंस, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म होता है, ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज की वीडियो में हमारा 4th टॉपिक जो था, 4th आपका मेथड, आपका जो इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स और स्केड्यूल्स, वो भी ख़त्म हो गया। तो प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करने के हमारे जो चारों ही मेथड्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।